हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है संगीत के इस नए सेशन में दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएँगे आपके एग्ज़ाम्स से संबंधित जो है काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे प्रश्नों को कराया है और जो भी प्रश्न करवा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के पैटर्न को समझते हुए ही सारे प्रश्नों को हम करवा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की जानकारी और थोड़ी-सी व्याख्या तो ज़रूर रहती है हर क्लास में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो चलिए देखेंगे यहाँ भी उसी प्रकार से इस सेशन को। यहाँ पे भी बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न रखे हैं हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है संभावना बनती है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएँगे। तो चलिए हम पहला प्रश्न को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहेंगे कि अगर आप लोग नए चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि जैसे पर डे जो सेशन आता है, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ठीक है? तो चलिए, प्रश्न है हमारा पहला यहाँ पे, क्या प्रश्न है कि वह रचना जो ताल में बंधी हो, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों देखिए, किसी भी प्रश्न को ईज़ी नहीं समझना है, क्योंकि आपके जो पैटर्न है, जो जिस हिसाब से है, उसी हिसाब से आपको प्रश्न हम लेकर चल रहे हैं। बेसिक भी करवा रहे हैं, एडवांस भी करवा रहे हैं, हर तरह के प्रश्न आप लोगों से करवा रहे हैं, है ना? तो जवाब देना यहाँ क्या होगा? जो कि ताल में बंधी हुई हो, ठीक है? तो वो कौन-सा अनिबद्ध होगा, अलिप्ति गान होगा या फिर निबद्ध गान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जवाब इसका देना है तो देखिए, जो ताल में बंधी होगी, वो ताल में बंधी होगी, वो क क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी निबद्ध गान, ठीक है? यानी निबद्ध गान क्या होता है? ताल में बंधी हुई रचना होती है, ठीक है? और जो ताल में बंधी हुई रचना न हो, वो क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे अनिबद्ध कहेंगे, ठीक ना? यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिबद्ध गान। ठीक है? सॉरी, निबद्ध गान। चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है कि प्राचीन काल में प्रबंध वस्तु और रूपक किसके अंतर्गत आते थे? देखिए, गान जो होते थे 2 प्रकार के, गान जो होते थे आपके 2 प्रकार के, कौन? एक तो अनिबद्ध और दूसरा निबद्ध, ठीक है? तो वही प्रश्न यहाँ पे अभी चल रहा है, वही करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और गान 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 जो है आपका, ये किया जाता था तो निबद्ध तरीका होता था और अनिबद्ध तरीका। तो प्रश्न यहाँ पे है आपका, बताना है कि प्राचीन काल में प्रबंध वस्तु और रूपक किसके अंतर्गत आते थे? क्या अनिबद्ध गान के अंतर्गत, अलिप्ति गान या निबद्ध गान? तो प्रबंध वस्तु अगर रूपक की बात करेंगे तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका, ये जवाब हो जाएगा आपका निबद्ध गान के अंतर्गत आएगा, ठीक है? आज का जो आपका देख रहे हैं, आज का जो है वर्तमान में अगर बात करें तो ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, तराना, ये सब क्या है? ये सब सारे चीज़ें जो हैं निबद्ध के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना? देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे है कि प्रबंध के 4 धातुओं में से कौन-सा एक प्रबंध का धातु नहीं है? नहीं वाला पूछ रहा है हम, जैसा कि जानते हैं प्रबंध के कितने धातु? 4 धातु होते हैं, उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और आभोग, ठीक है? उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और आभोग। तो यहाँ पे देखेंगे कौन है, कौन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, उद्ग्राह होता है, ठीक है? उद्ग्राह है, ध्रुव है, मेलापक भी है, एक चौथा क्या होता है? आभोग होता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों का तीनों क्या निकला? ये तीनों का तीनों निकला प्रबंध का धातु, लेकिन क्या पूछा है? नहीं है। तो भैया कौन-सा नहीं है? तो आंसर बन जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी है, ठीक ना? चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा चौथा नंबर का कि अलाप है, क्या है भैया? अलाप आधुनिक प्रबंध है, आधुनिक निबद्ध गान है या फिर आधुनिक अनिबद्ध गान है? तो अलाप जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आपको कह सकते हैं कि आधुनिक अनिबद्ध गान है, जिसमें कि अनिबद्ध गान जो कि ताल में बंधा हुआ क्या हो? नहीं हो, ठीक ना? नहीं हो। तो वही क्या होता है? अनिबद्ध गान। तो ये अलाप जो है आधुनिक अनिबद्ध गान के अंतर्गत आएगा। देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि बढ़त की क्रिया को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? देखिए, बढ़त की क्रिया क्या होती है? क्या होता है कि छोटे-छोटे जो स्वर समुदाय होते हैं ना, उसको लेके हम आगे-आगे जो बढ़ते हैं, जब एक समय जब क्या होता है कि जब बड़ा बन जाता है वो, तो उसका जो है गति में विस्तार कर देते हैं। तो वही क्रिया क्या कहलाती है? बढ़त की क्रिया कहलाती है ना? तो उसी को कह रहा है कि क्रिया को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? कौन-सा नाम? क्या घन तथा संपुट, यम या उद्गाता? जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। बढ़त की क्रिया को प्राचीन काल में घन तथा संपुट के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखेंगे छठा नंबर प्रश्न है कि रागों के 10 लक्षणों का पालन इनमें से किसमें किया जाता था? क्या रूपक में, रागालाप में या फिर प्रबंध में? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। रागालाप में होता था क्या? रागों के 10 लक्षणों का नियम, जैसे कि आप लोग जानते हैं 10 लक्षण आपको पता है, अंश, ग्रह, न्यास, अपन्यास, अल्पत, बहुत, औड़त, साड़त, मंद्र, तार, ये सब पता है। तो इसी में जो है 10 लक्षण का प्रयोग करते थे रागालाप में। आगे आइए,
देखिए 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है अब कि राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की मात्रा का प्रकार है। यानी मात्रा के हिसाब से क्या नया निर्णय होता है, क्या अल्पत्व, बहुत्व, वादी, संवादी या फिर गायक और नायक। तो यहाँ पे जो प्रश्न बना है उसमें आप लोग को ध्यान देना है, वादी संवादी की तरफ नहीं जानना है। इसमें क्या डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो ज़्यादा स्वर लगता है, यानी जिस स्वर यानी जो स्वर होता है क्या ज़्यादा बार प्रयोग होता है, ठीक ना? ठीक है? ज़्यादा बार प्रयोग होता है और ज़्यादा बार एक ही स्वर का प्रयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए आप सा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अगर ज़्यादा बार आएगा तब वो ये वादी कहलाएगा, उससे कम जो स्वर आएगा वो संवादी कहलाएगा। लेकिन यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या है कि राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की मात्रा का प्रकार। तो मात्रा यानी कि कोई भी स्वर हो, कौन सा मात्रा कितना लग रहा है, कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, उससे क्या निर्धारित होता है? उससे निर्धारित होता है, जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पत्व और बहुत्व। ठीक है? अल्पत्व और बहुत्व। और ये इन दोनों के जो हैं क्या बताए गए हैं? 2-2 प्रकार बताए गए हैं, 2-2 प्रकार आपको पता होगा। अल्पत्व का क्या हो जाता है? अल्पत्व का ये आपका क्या बनेगा? आलंघन और अनाभ्यास। बहुत्व का क्या बन जाता है 2 प्रकार में? तो ये क्या बन जाता है? तो इसका आलंघन बनेगा और अभ्यास बनेगा, ठीक है? तो यही चीज़ है। आगे देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न है, तिरोभाव और अभिर्भाव किस राग में दिखाया जाता है? सबसे पहले जानिए कि तिरोभाव और अभिर्भाव होता क्या है? देखिए तिरोभाव क्या होता है कि तिरोभाव में रागों के मूल स्वरूप को क्या करते हैं? छुपाना पड़ता है। यानी कि रागों के मूल स्वरों को क्या करते हैं? छुपाते हैं, वो तिरोभाव कहलाता है। और अभिर्भाव क्या होता है? यानी कि रागों के मूल स्वर को जब हम स्पष्ट कर देते हैं, वो अभिर्भाव होता है, ठीक है? हम मान लीजिए ये राग गा रहे हैं और ये एक दूसरा है, तो हम ये गाते-गाते हम यहाँ चले गए या इसको क्या किए? इसको हम छिपा लिए, तो यहाँ पे जब हम गए ये दिखा दिए, तो ये क्या हो जाएगा? तिरोभाव। और इससे फिर वापस अगर हम इसमें आ जाते हैं, तो ये अभिर्भाव आपका हो जाता है ना? तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा? तिरोभाव और अभिर्भाव किसमें दिखाया जाता है? क्या प्रबंध में, रूपकालाप में या अलिप्ति गान में? यहाँ जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलिप्ति गान, जो कि किसके अंतर्गत आएंगे? वो अनिबद्ध गान के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है? चलिए देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? क्या सूरसेन, कलावंत या पंडित? तो देखिए पंडित क्या होता है, सूरसेन क्या होता है, कलावंत क्या होता है? तो आपको यहाँ पे जो है ये जो देखा जा रहा है ऑप्शन नंबर ये आपका बी जो है, यानी कि ये सही जवाब हो जाएगा। ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? तो कलावंत कहा जाता था, ठीक है ना? चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में जो व्यक्ति पद रचना तथा स्वर रचना दोनों में प्रवीण होते थे उसे क्या कहते थे? क्या वाग्यकर, कलावंत या फिर आपका पंडित? तो जवाब यहाँ पे हो जाएगा जो गद रचना, जो पद रचना और स्वर रचना जो दोनों करते थे वो वाग्यकर कहलाते थे, ठीक है? सारंगदेव ने वाग्यकर के कितने गुण बताए हैं जरा सा आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कितने गुण बताए हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है कि जो व्यक्ति कला में साधारण, यानी कि कला में कैसा हो? कला में साधारण हो तथा संगीत शास्त्र में विशेष ज्ञान रखता हो, वह कहलाता था क्या? वाग्यकर, कलावंत या पंडित? क्या कहलाता था? यानी कि कला में साधारण और संगीत शास्त्र में विशेष ज्ञान रखने वाले को क्या कहते थे? जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उसको कहते थे पंडित, ठीक है ना? चलिए आगे देखेंगे। देखिए इसमें एक होता है आपका क्या होता है? नायक। तो नायक क्या होता है? अब यहाँ पे देखेंगे उसके बारे में पूछा जा रहा है कि संगीत में जो व्यक्ति नई-नई रचनाएँ करता है, ठीक है? जो व्यक्ति नई-नई रचनाएँ करता है यानी कि जो उसको गुरु ने सिखाया, ठीक है? एक मत ये भी है कि जो उसको गुरु ने सिखाया उसमें कुछ अपना क्या करता है? नया कुछ जोड़ देता है, उसको जो उसके बाद जो प्रकट करता है वह क्या कहलाता है? नायक, कलावंत या पंडित? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको कहेंगे दोस्तों नायक कहेंगे, है ना? उसको क्या कहेंगे? नायक। और एक होता है क्या होता है? गायक, ठीक है? एक होता है आपका गायक, जो कि गुरु द्वारा जैसे सीखा है उसी ढंग से क्या करता है? वो पेश कर देता है, उतार देता है, ठीक है? तो वो होता है आपका कहलाता है गायक, यानी कि गुरु ने उसको जैसे सिखाया वैसे ही उसको बताया, ठीक है? आगे देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि स्वर, लय तथा तालबद्ध रचना क्या कहलाती है? तो स्वर, लयबद्ध तथा तालबद्ध रचना क्या कहलाएगी? क्या नायक, गीत या गायक? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गीत कहलाएगी। गीत में क्या होते हैं? गीत में स्वर होते हैं, गीत में लय होते हैं और तालों से बंधा हुआ होता है, ठीक ना? आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राचीन प्रबंध गायकी से खाली स्थान की उत्पत्ति मानी गई है।
किससे मानी गई है भैया? क्या ख्याल की उत्पत्ति या फिर ठुमरी की उत्पत्ति या फिर ध्रुपद की उत्पत्ति, किसकी? तो प्राचीन प्रबंध से जो है एक मत ऐसा कहा जाता है कि ध्रुपद की उत्पत्ति जो है, इसका जवाब हो जाएगा ध्रुपद। तो प्राचीन गायकी से जो है, प्रबंध गायकी से यहाँ पे है कि आपका ध्रुपद की उत्पत्ति मानी जाती है, एक मत आपका ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए। कुछ लोग मानते हैं कि ध्रुवा गीत से भी इसका क्या हुआ है? उत्पत्ति हुआ है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि ध्रुपद का आविष्कार खाली स्थान सदी में किसने किया था? किसका जवाब क्या हो जाएगा? क्या 15वीं सदी में राजा मानसिंह तोमर, क्या 15वीं सदी में तानसेन, क्या 13वीं सदी में सारंगदेव? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा, इसका आविष्कार दोस्तों 15वीं सदी में किसने किया था? मानसिंह तोमर ने किया था। ठीक है, मानसिंह तोमर ने किया था, इसलिए जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है कि सोपान संगीतम कहाँ गाया जाता है? सोपान संगीतम कहाँ? क्या कर्नाटक के राजमहल में, केरल के मंदिरों के सीढ़ियों पर, या रविंद्र संगीत के विद्यालयों में? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो सोपान संगीतम की अगर बात करेगा तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका केरल के मंदिरों के सीढ़ियों पर हो जाएगा। ठीक है, केरल के मंदिरों को सीढ़ियों पर क्या गाया जाता है? तो वहां पे सोपान संगीतम। ठीक है ना। देख लेंगे अब 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि गंधार और निषाद किस रस का घोतक माना जाता है? गंधार और निषाद की अगर बात करेगा तो गंधार और निषाद जो है ये किस रस का घोतक माना जाता है मेरे दोस्त? रस के बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं, तो आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग बताइएगा। क्या होगा इसका जवाब? क्या करुण होगा, श्रृंगार होगा, या अद्भुत होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को बताया है मैंने कौन सा जो स्वर है, कौन सा स्वर है सारेगामा पधानी से लेकर पूरा, कौन सा स्वर किस रस का घोतक माना जाता है, एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों को इस बात की जानकारी है, कितने लोगों ने अभी तक याद रखा है मेरे सेशन को देखकर। ठीक है, या फिर कहीं से भी जिनको भी याद है आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा स्वर जो है किस रस का घोतक माना जाता है ना। तो जवाब हो जाएगा ग और नी किसका? करुण रस का। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 18 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जिस मूर्छना में शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसमें सभी शुद्ध स्वर, क्या शुद्धा होगा, साधारणीकृता होगा, या फिर सकाकली होगा? तो यहाँ देखिए जो मूर्छना जो शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है उसको क्या कहेंगे? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुद्धा। और साधारणीकृता में क्या होता है? इसमें आपका अंतर्ग, ठीक है, अंतर्ग और काकली निषाद। ठीक है, पूछा जाता है कि अंतर्ग और काकली निषाद युक्त मूर्छना कौन है? तो आपका साधारणीकृता है। और सकाकली में क्या होता है? इसमें केवल काकली निषाद होता है, इसमें काकली निषाद का प्रयोग होता है, ये भी याद रख लेना है। ठीक है, चलिए तो मूर्छना के कितने प्रकार? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। एक तो 3 तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, शुद्धा, सकाकली, एक आपका होता है कौन सा? सांतरा। ठीक है ना, उसमें आपका क्या हो जाता है? अंतर्गंधार का केवल प्रयोग होता है सांतरा में। चलिए देखेंगे अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न है हमारा 19 नंबर का प्रश्न है कि पूर्व लग्न और अनुलग्न इनमें से किसके प्रकार बताए गए हैं? दोस्तों देखिए सेशन आप लोग को मैं जितना भी करवा रहा हूँ ना, सारे जो है सारे के सारे सेशन जो है इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, और सारा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो आने की है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, क्योंकि भाई आप लोगों ने ही कमेंट किया था, मैंने कमेंट आप लोगों का देखा है। एस्टेट के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जितना प्रश्न मैंने करवाया था बिल्कुल वहाँ से बाहर कुछ नहीं आया था, है ना। तो ऐसा प्रश्न आप लोग के बीच में फिर से ये करवा रहा हूं। तो एस्टेट और बीपीएससी या फिर कोई भी आप लोग हैं, आप लोग सभी के लिए जो है समान रूप से जो है उपयोगी हो जाएगा। पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा बीपीएससी का, तो बीपीएससी भी इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। आप लोग जरा सा जो है जितना सेशन करवा रहा हूँ सारे को अगर अच्छे से तैयार कर ले हैं तो बहुत अच्छे से मार्क्स आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो पूर्व लग्न और अनुलग्न किसके प्रकार हैं? क्या गीति के, कर्ण के, या गमक के? तो देखिए हम यहाँ पे जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी कर्ण। देखिए कर्ण क्या होता है, यानी कि जब गाते बजाते समय क्या होता है कि स्वरों का स्पर्श मात्र, यानी कि थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, छूते हैं, उसके बाद फिर उसका वापस चले जाते हैं। तो कर्ण कर्ण जो है ये आपके कितने प्रकार के माने जाते हैं? 2 प्रकार के बताए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका हो जाता है पूर्व लग्न और दूसरा क्या हो जाता है? अनुलग्न। ठीक है, पूर्व लग्न जो कि पहले लगेगा और अनुलग्न जो कि बाद वाला। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए सेशन अच्छा लगता होगा तो आप लोग कमेंट भी कर दिया कीजिएगा कि सेशन कैसा लग रहा है आप लोग को, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करते चलना है। ठीक है, चलिए
देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है कि आलंबन और उद्दीपन इनमें से किसके प्रकार हैं। तो आलंबन और उद्दीपन की अगर हम बात कर लेंगे प्रकार के, तो क्या हो जाएंगे, क्या विभाव, अनुभाव या संचारी भाव। तो यहाँ क्या जवाब होने वाला है, आलंबन और उद्दीपन के बारे में अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या होगा, क्या होगा, चलिए फटाफट इसका जो है जवाब दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका आलंबन और उद्दीपन वाला, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विभाव।